हैं कि मईशत पे बहुत बुरे इसके असरात पड़ते हैं और हर साल चूंकि हम पेशगोई अब पहले करने लगे हैं, एनडीएमए हमारे महकमा जो मौसमियात है वो काफ़ी प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। हमें पता होता है कि इस साल क्या होने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि क्या ऐसे इकदाम लेने चाहिए जिसकी वजह से हम इसका सद्देबाब वक्त पर कर सकें? जी, देखिए ये जो इशू है क्लाइमेट चेंज का, इसका कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात है, मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की बात है, तो यहाँ पर जो है वो हमारी सियासत जो है वो हर एक मिनिस्ट्री में ख़त्म ही नहीं होती। आप देखें कि करंट गवर्नमेंट ने भी जो अपॉइंटमेंट्स की, वो इतने नॉन सीरियस बेसिस पे इस मिनिस्ट्री में की कि एक दफ़ा कोऑर्डिनेटर लगा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है एक स्टेट मिनिस्टर लगा रहे हैं, फिर फेडरल मिनिस्टर लगा रहे हैं। यानी कि एक मिनिस्ट्री है, आप उसकी फेडरल उसका जो है वो मिनिस्टर था ही नहीं। अभी मुसद्दिक मलिक साहब को कुछ अर्सा पहले इस पर लिया है। तो एक तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस का प्रॉब्लम है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं। हमें जो है वो पता था, हमें तहकीक ने बताया हुआ था कि ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रहा है, आपके वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल सन 1800 से लेके 1.1 दर्जा हरारत आपका बढ़ा है ओवरऑल, ये उसके डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हैं। अगर ये 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, तो आप फिर इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो है वो इम्पैक्ट देखेंगे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में कि हमारे इदारे प्रोएक्टिव मेजर्स पे काम नहीं करते, यानी कि मिटिगेशन और अडेप्टेशन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं किसी भी क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए, और हम ये देखते नहीं हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट इस पर काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि बेस्ड ऑन डेटा एंड ट्रेंड्स, आप पिछले 25 साल का सिर्फ डेटा पाकिस्तान में उठा के देखें, तो होना ये चाहिए था कि जो फैक्टर्स आपके कंट्रीब्यूट इसमें कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, एटलीस्ट कंट्री लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल तो हमारा इतना ज़्यादा इख्तियार नहीं है। आपके जो अमीर ममालिक हैं वो उसी तरह से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट अपने मुल्क में हम ये कर सकते थे कि आपका जो डिफॉरेस्टेशन रेट है, जो कि 78% आपका जो है लॉगिंग है, यानी कि टिम्बर माफिया की वजह से है, उसको आप कंट्रोल कर सकते थे। बहुत सारे मेजर्स यानी कि बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे हैं जिनको आप पैसे के बगैर विल के साथ और कर लॉस के सकते साथ हैं। करेक्ट कर सकते हैं, आप अगर दुरुस्त आपके कह रही हैं मरियम। हम आपकी जानिब दोबारा भी आते हैं। फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और आईईपी के सेक्रेटरी जनरल अमीर ज़मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इंजीनियर अमीर ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और सर, जो हालिया सिचुएशन है, जो सैलाब की तबाहकारियाँ, और जब भी कभी सैलाब आता है तो तब हम एक ही बहस में मुब्तला हो जाते हैं, और वो ये है बहस के डैम्स बनाए जाएँ। आपको क्या लगता है कि ये एक वाहिद सोल्यूशन है? अगर डैम्स बनाए जाएंगे तो इस तरह की सूरत हाल का हम मुस्तकबिल में सामना नहीं करना पड़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सैलाब आया, मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक तो ये है, जो देखें केपी है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल। वहाँ पे जो सैलाब आया वो बारिशों की वजह से है, जो ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हुई हैं और रूटीन से हटके हुई। उसकी वजह तो आप कह सकते हैं मौसमियात में तब्दीली है, और दूसरी वजह ज़्यादा बारिशें हैं, लेकिन उसकी भी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हम वहाँ पे दरख्तों को जब काटना है, दरख्त जो थे अल्लाह की हिकमत थी, हमने दरख्त लगाए, लेकिन दरख्तों को जो काटा गया उसकी वजह से मौसम में तब्दीली आई और वहाँ पे क्लाउड बरस्ट हुए, आपने देखे। और जो तबाही हुई उसकी वजह एक ये भी थी कि वहाँ पे दरियाओं के किनारों पे होटल्स बना दिए गए और रेस्टोरेंट बना दिए गए, जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा हिस्सा जो अभी सैलाब आया है वो दरियाओं में है। ये मुझे ये समझ नहीं आती, जो डैम्स की बात करते हैं, रावी पे कौन सा हम डैम बना सकते हैं जिससे पानी रोका जा सकता है? ये डैम्स तो इंडिया में है, जो इंडिया रेगुलेट करता है पाकिस्तान के पानी को। बदकिस्मती समझ लें कि जो रेगुलेशन है, पानी का कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है। जैसे सतलुज है, सतलुज दरियाज है, उसका कंट्रोल तो इंडिया के पास है। फिरोजपुर से पानी आता है, कसूर आता है, उसके बाद फिर गंडा सिंह है, कंगनपुर है, बावलपुर है, पोटाबास है, पाकपतन से होता हुआ हवेली लक्का चला जाता है। अब 2014 में जो सैलाब आया था वो 7 लाख क्यूसेक पानी था। अब अंदाजा करें कि ये पानी जो है 10 लाख क्यूसेक से पानी ज्यादा आया है। इसी तरह आप ये देखें, रावी में जो है, रावी में 2,65,000 जो 1988 से उसके बाद जो आया वो 2,65,000 पानी आया। नाला डेक में जो आया वो 35,000 अगर क्यूसेक पानी आए तो वो हाई फ्लड होता है, लेकिन अभी 1 लाख से जायद 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आया। ये बारिशों का पानी नहीं है। अगर ये पानी इंडिया जो है अगर रेगुलर डिस्चार्ज करे
तो ये सैलाब ना आए, क्योंकि जो हमारे उनका साथ जो एक सिंध ताश मुआहदा है उसके तहत उसे पानी जो है वो रेगुलर डिस्चार्ज करना चाहिए। लेकिन मई 10 मई के बाद जो इंडिया जंग हार चुका है, उस वक्त भी मुझे याद है कि जून के महीने में एक मीटिंग हुई बड़ी हाई लेवल की प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, मिनिस्टर थे, मैं भी उसमें शामिल था। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जी चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर बैठ जाएं कि जो आबी जारियत पाकिस्तान के साथ इंडिया करने वाला है, और वो ये सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि हम जंग तो हार गए हैं, लेकिन वो दहशतगर्दी कहीं केपी में कर रहा है, कभी वो बलोचिस्तान में कर रहा है। उसके अलावा वो अभी जहारियत के लिए प्लानिंग कर रहा है कि जब पाकिस्तान को पानी की जरूरत हो तो वो पानी बंद कर दें, क्योंकि कंट्रोल उसके पास है, डैम्स उसके पास है, और जब पानी की जरूरत ना हो तो वो पानी यकदम छोड़ दे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर वो रेगुलेट करके पानी छोड़ता तो ये सैलाब ना आता। उसने पानी इकट्ठा किया और एकदम हमारे दरियाओं में छोड़ दिया और ये सैलाब आ गया। मैंने उस वक्त भी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये अर्ज किया था कि ये टेक्नोक्रेट्स का काम है, ये बिल्कुल टेक्नोक्रेट्स का काम है और उन्हीं को करना चाहिए जिसका काम उसी को साजे। अमीर ज़मीर, बहुत बहुत शुक्रिया।